ना जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी का मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में ये ट्री डायग्राम बना दिया है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन था और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन था, दोनों में क्या डिफरेंस था। बेसिक फॉर्मूला वर्क डन का मैंने लिखा हुआ है राइट साइड में कि बेसिक फॉर्मूला तो यही है, दैट इट इज माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 p एक्सटर्नल इनटू dv। पर इसमें से रिवर्सिबल के टाइम पे जब मैंने इंटीग्रेट किया था, उसका कारण मैंने आप लोगों को क्या बताया था, दैट प्रेशर ऑफ गैस इज समवेयर वेरी नियर टू एक्सटर्नल प्रेशर। और सिंस ये दोनों इतने क्लोज हैं तो मैं एक्सटर्नल प्रेशर की जगह पे गैस का प्रेशर पुट कर सकता हूँ। और अगर मैं उसको पुट कर सकता हूँ देन आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को यूज करके मैं प्रेशर को यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और सिंस यहाँ पे मैं प्रेशर को वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई मैं इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ फ्रॉम V1 टू V2। पर यही काम मैं इरिवर्सिबल में नहीं कर सकता। उसका कारण मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये वाला स्टेप, दैट प्रेशर ऑफ अ गैस इज वेरी मच ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर। और सिंस गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से इतना ज्यादा है तो अंदर टर्बुलेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। अंदर टर्बुलेंस प्रोड्यूस हो जाएगा तो जो गैस का प्रेशर है वो पिस्टन के अंदर, सिलेंडर का जो एरिया है उसके अंदर ये कांस्टेंट नहीं होगा हर जगह। सिंस ये कांस्टेंट नहीं होगा तो ये वॉल्यूम के हिसाब से वैरी नहीं करेगा। अब अगर ये वॉल्यूम के हिसाब से वैरी नहीं करेगा तो हम इसको यहाँ पे एनआरटी बाई वी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और सिंस हम लोग प्रेशर ऑफ गैस को एनआरटी बाई वी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पे किसकी मदद ली थी, एक्सटर्नल प्रेशर की। और एक्सटर्नल प्रेशर तो एक बार जहां पे भी होगा, सपोज कीजिए अगर वो 10 था और 10 से अगर वो एक बार 2 पे आ गया तो 2 पे आने के बाद तो वो कांस्टेंट ही बना रहेगा। मुझे कैसे पता कि ये कांस्टेंट बना रहेगा। आप सोचिए कि आपने पिस्टन लिया है, पिस्टन में यहाँ पे जब पिस्टन था, सिलेंडर में जब यहाँ पे पिस्टन था तो एक्सटर्नल प्रेशर मान लीजिए कि 10 एटमॉस्फेरिक था। गैस ने इसको ऊपर ढकेला, जब गैस इसको ऊपर ढकेलेगी तो ये प्रेशर ड्रॉप होगा 10 एटमॉस्फेरिक से, मान लीजिए 2 एटमॉस्फेरिक चला जाएगा। जब ये 2 एटमॉस्फेरिक पे चला जाएगा उसके बाद में ये पिस्टन अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा। इसका मतलब कि अब तो ये कांस्टेंट प्रेशर चेंज नहीं होने वाला, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं होने वाला, अब ये कांस्टेंट ही रहेगा। और सिंस ये कांस्टेंट रहेगा इसीलिए मैंने उसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लिया था और हमने उसको इंटीग्रेट नहीं किया और सीधे सीधे डीवी का जो इंटीग्रेशन था बस वो पुट करके सॉल्व कर लिया। तो ये दोनों तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा दिया था, होपफुली आप लोगों को समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्क डन कैलकुलेट कीजिए अलग अलग प्रोसेस में। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट निकाल दिया गया, लास्ट सिलेबस में ये था, पर इसमें से 3 प्रोसेस मैंने जानबूझकर यहाँ पे लिखी, ये 3 आपको पता होने चाहिए। बाकी के जो प्रोसेस थे पहले वो भी थे पर अब वो सब आपको नहीं निकालना है, ये 3 को आप अच्छे से यहाँ पे सीख लीजिए। पहला है वैक्यूम में वर्क डन निकालना। ना जैसे ही मैं वैक्यूम बोलता हूँ हम सबको पता है कि वैक्यूम में एयर होती नहीं है। जब एयर ही नहीं होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ डेवलप्ड ही नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही मैं एक्सटर्नल प्रेशर बोलता हूँ। सो इसका मतलब हुआ कि वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, जीरो। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, जीरो। तो फाइनल वर्क डन का आंसर क्या आएगा, जीरो। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वैक्यूम में इसका आंसर कितना आया, जीरो। नेक्स्ट, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा वी कितना होगा, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा वी कैसे जीरो होगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह से आप चौथी जगह जाते हैं, फाइनली आप वहीं पे लौट आते हैं जहां पे आप थे। तो इज देयर एनी चेंज इन वॉल्यूम, अगर आप इसको सिलेंडर के केस में भी देखना चाहते हो तो सिलेंडर के केस में भी आप इसको देख सकते हो। पिस्टन यहाँ पे था, यहाँ से सपोज कीजिए ऊपर गया, ऊपर से सपोज कीजिए बहुत ऊपर गया और फिर उसके बाद में फाइनली वहीं आ गया जहां पे था। तो इज देयर एनी चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियली भी पिस्टन इसी पोजीशन पे था, फाइनली भी यहीं पे है, तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं बोल सकता हूँ कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा वी क्या होता है, जीरो। और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा वी जीरो होगा तो ऑफकोर्स है कि अगेन वर्क डन कितना आएगा, जीरो। तो वर्क डन इन वैक्यूम और वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस कितना आ रहा है, जीरो। अब वैक्यूम के लिए एक और वर्ड एग्जामिनर यूज कर सकता है, फ्री एक्सपांशन। तो वर्क डन इन वैक्यूम निकालने के लिए भी आपको बोला जा सकता है, प्लस आपको वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन निकालने के लिए भी बोला जा सकता है। दोनों में से कोई भी वर्ड आए आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करोगे। लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है कि आपसे अगर बोला जाए वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस निकालिए। अब आपको लगेगा इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, ये तो हमने अभी अभी निकाला था कि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस मैक्सिमम वर्क होता है। इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि जनरल लाइफ में हम लोग साइक्लिक और रिवर्सिबल दोनों प्रोसेस को सेम कंसीडर करते हैं। आप सोचकर देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कोई साइक्लिक प्रोसेस कीजिए तो आपका मतलब क्या होगा, जहां से शुरू किया वहीं पे एंड किया। और अगर मैं आपको बोलूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस कीजिए तो उसका भी मतलब वही होता है कि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे लौट आए। तो हमारी जनरल लाइफ में साइक्लिक और रिवर्सिबल का मतलब लगभग लगभग एक ही होता है। तो हमारे हिसाब से तो इसका आंसर सेम आना चाहिए, पर आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में वो मैक्सिमम होता है। ना ऑफ कोर्स आप जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
जब साइक्लिक और रिवर्सिबल का मीनिंग एक ही है तो फिर दोनों में वर्क डन अलग अलग क्यों है? यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमने रिवर्सिबल कौन से सेंस में डिफाइन किया है। रिवर्सिबल हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक सेंस में डिफाइन किया है। क्या है थर्मोडायनेमिक सेंस? थर्मोडायनेमिक सेंस का मतलब होता है कि आप प्रोसेस को इतना स्लोली करोगे कि वो हर स्टेप पे रिवर्स की जा सके। तो यहाँ पे रिवर्सिबल जब मैं बोल रहा हूं तो ये सारे वर्ड्स अगर आप भूल गए कि थर्मोडायनेमिक में रिवर्सिबल का मतलब होता है प्रोसेस को इतने स्लोली करना कि हर स्टेज से उसको रिवर्स किया जा सके, हर स्टेज पे ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस लगभग लगभग ना के बराबर हो। ये सब मतलब होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल के। नॉर्मल लाइफ में रिवर्सिबल का मतलब होता है जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आपने एंड कर दिया। थर्मोडायनामिक में रिवर्सिबल का मतलब होता है प्रोसेस को इतना स्लोली करना कि ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस लगभग लगभग ना के बराबर हो और हर स्टेज से प्रोसेस को रिवर्स किया जा सके। तो उस सेंस में यहाँ पे जब आप वर्क डन निकालोगे तो उसका आंसर मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे आप साइक्लिक और रिवर्सिबल का जनरल लाइफ वाला मीनिंग अगर लेकर बैठ जाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। आपको लगेगा कि दोनों में उसका आंसर या तो जीरो ही आना चाहिए तो मैक्स ही आना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखकर जाना है कि जब आपने साइक्लिक बोला था तो कौन से सेंस में बोला था और जब आपने रिवर्सिबल बोला था तो कौन से सेंस में बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटरनल एनर्जी। ना अब यहां से चार पैरामीटर्स हैं अपने चैप्टर के, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, जिसमें से गिब्स फ्री एनर्जी आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है। तो जो चार पैरामीटर होते हैं थर्मोडायनेमिक में जो मेनली डिफाइन किए जाते हैं जिसके हिसाब से सारे कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं उसमें से ये पहला पैरामीटर है इंटरनल एनर्जी। बहुत कुछ आप लोगों ने सुना ही होगा कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम के अंदर की जितनी भी एनर्जी होती है दैट इज योर इंटरनल एनर्जी। इसको लिखने का जो मैथमेटिकल तरीका है वो भी मैंने यहाँ पे लिखकर दिखाया है कि किसी भी सिस्टम में कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है। बहुत सारी एनर्जी होंगी जिनको आप सम करके काइनेटिक एनर्जी में कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो और बची हुई जितनी एनर्जी होगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर मोर और लेस वे में अगर हम लोग डिफाइन करें तो इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को सम कर दिया जाए तो जो टोटल एनर्जी आएगी दैट विल बी सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी। ना अब इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड जो जो मैंने पॉइंट्स नीचे लिखे हैं ये सब में से किसी भी एक पॉइंट पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप बहुत ध्यान से पढ़कर जाना। वेरी फर्स्ट, इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अमाउंट लोगे तो इंटरनल एनर्जी उस चीज की कम होगी, ज्यादा अमाउंट लोगे तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। इसके लिए मैंने पहले भी आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया था। थोड़े से पेट्रोल के अंदर कम इंटरनल एनर्जी होती है इसीलिए वो कम फायर प्रोड्यूस करता है, ज्यादा पेट्रोल में ज्यादा इंटरनल एनर्जी होती है इसीलिए वो ज्यादा फायर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। अगर आप कहीं पे कोई भी काम अगर आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कर रहे हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां से यहां तक आइसोथर्मली जा रहे हो, एडियाबेटिकली जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। अगर जब तक आपका इनिशियल स्टेट ये है, जब तक आपका फाइनल स्टेट ये है, इंटरनल एनर्जी सेम ही होगी। तो यहां से यहां तक आप पाथ 1 से जाओ या पाथ 2 से जाओ, इंटरनल एनर्जी यहां पे पहुंचने के बाद आपकी सेम ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप पाथ 1 से चले जाओ तो आपकी इंटरनल एनर्जी बदल जाए और पार्ट 2 से अगर आप जाओ तो आपकी इंटरनल एनर्जी बदल जाए। इंटरनल एनर्जी सेम ही होगी। दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। अब ये इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते पर हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर ही नहीं सकते तो चेंज कैसे निकालेंगे? चेंज निकालने का यहाँ पे तरीका इनडायरेक्टली हम लोग आपको सिखाएंगे। तो डायरेक्टली डायरेक्टली तो आप इंटरनल एनर्जी के थ्रू चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते बट देयर आर वेज जिसके थ्रू आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। वही तरीका अभी आप सीखोगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रहना चाहिए दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। हाउ इट इज कैलकुलेटेड वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी की यूनिट वही होती है जो हीट और वर्क की यूनिट होती है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे किसी भी एक पैरामीटर की यूनिट पूछी जाएगी, यू मस्ट रिमेंबर दैट द यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी सेम एज द यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क। यहां तक आप लोगों को समझ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट एंड वर्क ऑन इंटरनल एनर्जी। हीट और वर्क का इंटरनल एनर्जी पे जो भी इफेक्ट है वो हम लोग उसके साइन से देखेंगे। पहले दो पॉइंट हीट के बारे में, नेक्स्ट दो पॉइंट वर्क के बारे में। अगर हीट इज एडेड इन द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम के लिए आप कोई भी एक सिंपल सा बीकर कंसीडर कर लो। एक सिंपल बीकर अगर आपके पास है, अगर इस बीकर में आप हीट ऐड कर रहे हो तो व्हाट विल हैपन?
पहली बात तो ये जो हीट आप ऐड कर रहे हो इसको लिखोगे कैसे, आप प्लस साइन के साथ लिखोगे। अगर प्लस लिखा हुआ इसका मतलब हीट इज एडेड इन द सिस्टम। और आप भी जानते हो कि अगर इस बीकर के अंदर पानी रखा हुआ है एंड इफ आई एम हीटिंग इट तो उससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज कि इफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, अब अगर इस बीकर को मैं ऐसे खुला छोड़ दूं, यहाँ से मैं ये बर्नर हटा देता हूँ, अब जितना भी ये हीट हुआ था उसमें से अगर ये हीट बाहर आने लग जाए, नाउ अब ये जो हीट बाहर आ रही है इसको मैं लिखूंगा माइनस क्यू। तो माइनस से आप समझ जाओगे दैट हीट इज कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम, और उस केस में इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑफ कोर्स इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। देन तो प्लस क्यू और माइनस क्यू से आप ये अंदाजा लगा लोगे कि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट इज की हीट आ रही है तो आप उसको प्लस में लिखोगे, और अगर सिस्टम से हीट जा रही है तो आप उसको माइनस में लिखोगे। नेक्स्ट, अब वर्क डन से हम लोग कैसे पता करेंगे कि इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। पहले ये देखेंगे कि वर्क डन को कौन से फॉर्मेट में लिखा जाता है। अगर सिस्टम पे काम हुआ है तो आप उसको प्लस डब्ल्यू लिखोगे, और अगर सिस्टम पे आप काम कर रहे हो तो ऑफकोर्स है कि उसकी इंटरनल एनर्जी आप बढ़ा दोगे। कैसे, अगर ये कोई भी एक सिस्टम है, आप इस पे कोई भी तरीके का वर्क करोगे तो आपका वर्क फाइनली जाएगा कहाँ। हम जानते हैं वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो ये डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता। अगर आपने किसी भी चीज पे वर्क किया है तो वो वर्क इस यूनिवर्स में कहीं तो रहेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, जिस सिस्टम पे आपने वर्क किया है उसी सिस्टम में आपका वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होकर पड़ा रहेगा। तो अगर आपका वर्क सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को ऐड कर रहा है तो फिर इससे उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर आप किसी सिस्टम से वर्क करवाने लग जाओ तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर कोई सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो उसको पहले तो आप लिखोगे माइनस डब्ल्यू, और उससे उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि सिस्टम जब वर्क करेगा तो किस चीज के एक्सपेंस पे करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे ही करेगा ना, तो इसलिए उसकी इंटरनल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आप लोगों ने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको आपने पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से पढ़ा था, तो इसमें कुछ खास बताने के लिए नहीं है मेरे पास। जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था दैट इज मोर देन इनफ। आपको बस वही पॉस्टुलेट्स याद रखने, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिर्फ एक एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट किया जा सकता है। दुनिया में जब भी एक एनर्जी का फॉर्म डिसअपियर होगा तब दूसरी एनर्जी का फॉर्म अपियर हो जाएगा। मतलब दुनिया में एनर्जी गायब नहीं हो सकती, वो कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी। नेक्स्ट इज पूरे वर्ल्ड में जो भी मास और एनर्जी प्रेजेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हो या यूनिवर्स के लिए हो। तो लास्ट के दोनों पॉइंट्स को अगर आप समराइज करके भी पढ़ लोगे तो भी चलेगा। तो चार मेन पोस्टुलेट्स है। पहला, एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा, जब भी एक एनर्जी गायब होगी दूसरी एनर्जी उससे प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इसका बहुत ज्यादा यूज है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। दैट हाउ टू राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ में आपको सिर्फ ये बताना है कि इफ यू हैव वन सिस्टम और उस सिस्टम पे आप उसको हीट भी दे दो प्लस आप उस सिस्टम पे वर्क भी कर दो, तो जो भी हीट आपने दिया है प्लस जो भी वर्क आपने उस सिस्टम पे किया है वो दोनों कहाँ जाएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये चीजें गायब नहीं हो सकती, तो ये दोनों इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, और यही है आपका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। आप देखिए क्या लिखा है मैंने कि Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, और ये डेल्टा यू क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा यू अगर पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स मैं ये बोलना चाहता हूं कि U2 माइनस U1 करने पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1, और U2 माइनस U1 यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव तभी आ सकता है when U2 is greater than U1। अगर U2 U1 से ग्रेटर देन है इसका मतलब जितनी इंटरनल एनर्जी पहली थी उससे वो बाद में थोड़ी सी बढ़ गई। तो अगर आप किसी सिस्टम को हीट दोगे प्लस उस सिस्टम पे अगर आप वर्क भी कर दोगे तो आपकी दी हुई हीट प्लस आपका किया हुआ वर्क सिस्टम के अंदर कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और इससे फिर इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ऑफ कोर्स इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इस बात को हम कैसे कंफर्म कर रहे हैं, डेल्टा यू के पॉजिटिव साइन से। डेल्टा यू का पॉजिटिव होना इस बात को कंफर्म करता है दैट इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। अब अगर चेंज बहुत छोटा सा हुआ, आपने बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दी है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया है, तो उस केस में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो भी बहुत स्मॉल होगा। तो ये सेम फॉर्मूला तब आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। दोनों फॉर्मूले सेम ही बात बताते हैं, बस लार्ज चेंज के लिए आप डेल्टा यूज करेंगे और स्मॉल चेंज के लिए आप डी यूज करेंगे। होपफुली आपको इतना समझ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला था, उसको हम लोग बहुत सारी प्रोसेस में चेक करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू आती है। सबसे पहली प्रोसेस मैंने लिया है आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट होता है। अगर टी कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे मैंने लिखा कि डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो इंटरनल एनर्जी जिसको इस चैप्टर में यू से दिखाया जाता है, वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पे। आप खुद सोचो कि अगर किसी चीज की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका टेम्परेचर ना बढ़े? क्या किसी चीज की इंटरनल एनर्जी बढ़ने पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। तो आप इंटरनल एनर्जी के बढ़ने का अंदाजा किससे लगा सकते हैं? टेम्परेचर के बढ़ने से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था दैट एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। और तभी हम लोगों का ये भी कंफ्यूजन था कि जब ये एब्सोल्यूट अमाउंट में कैलकुलेट ही नहीं होगी तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये कम हो गई है या ज्यादा हो गई है? तो इंटरनल एनर्जी में आने वाले चेंज का अंदाजा हमेशा किससे लगाया जाता है? टेम्परेचर से। क्योंकि जब जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर इंटरनल एनर्जी कम हुई है तो टेम्परेचर कम जरूर होगा। आप इसका रिवर्स भी बोल सकते हो कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि उसकी इंटरनल एनर्जी पहले जितनी हो? ऑफ कोर्स नॉट। उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और अगर U और T एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो जब T कांस्टेंट हो जाएगा तो T के कांस्टेंट होने पे U भी कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर U कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा U का आंसर क्या आएगा? डेल्टा U निकालूंगा कैसे मैं? U2 माइनस U1 से। और U2 और U1 की वैल्यू तो सेम ही होगी, क्योंकि सिंस U इज कांस्टेंट। इफ U इज कांस्टेंट देन U2 एंड U1 वुड बी सेम। और आपको डेल्टा U का आंसर क्या मिलेगा? जीरो। तो ये पॉइंट आप लोगों को होपफुली समझ गया रहेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट है और डेल्टा यू जीरो है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। उसमें से डेल्टा यू आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है? जीरो। तो जैसे मैं यहाँ पे जीरो पुट करूंगा मुझे फर्स्ट लॉ के ये दो फॉर्मूले मिलेंगे। एक डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, दूसरा क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अब देखने में ये दोनों सेम लगते हैं तो फिर मैंने दोनों क्यू लिखे, दो में से एक भी तो मैं लिख सकता था। दोनों को लिखने का कारण है, दोनों के मीनिंग आपसे बनाए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला वाला W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर माइनस क्यू लिखा हुआ इसका मतलब हीट विल बी रिलीज्ड। तो ये वाला जो फॉर्म है वो ये बता रहा है कि अगर कभी भी आप सिस्टम पे वर्क करोगे, आप सिस्टम पे वर्क करोगे, मुझे कैसे पता? क्योंकि W इसका पॉजिटिव है। तो अगर आप कभी भी सिस्टम पे वर्क करोगे तो जो भी वर्क आप करोगे वो पूरा का पूरा वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हीट में कन्वर्ट होकर वो रिलीज हो जाएगा। अब ये सारे वर्ड्स मैंने कैसे कंफर्म किए कि वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि W इक्वल्स टू क्यू है। मुझे कैसे पता चला कि वो रिलीज ही हो जाएगा? क्योंकि वहां पे माइनस साइन लगा हुआ है। तो साइन के थ्रू मैं ये सारी बातें प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर मैं किसी सिस्टम पे आइसोथर्मल कंडीशन में काम करूं तो मेरे काम का क्या नतीजा निकलेगा। आइसोथर्मल कंडीशन में अगर आप किसी भी सिस्टम पे काम करोगे तो आपका पूरा का पूरा काम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। और हीट में कन्वर्ट होने के बाद उसका क्या होगा? वो रिलीज होकर सराउंडिंग में इवॉल्व हो जाएगा। डन। ये हो गया पहले वाले फॉर्मूले का मतलब। नेक्स्ट है क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब इस फॉर्मूले का मतलब होता है कि अगर आइसोथर्मल कंडीशन में सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे, आइसोथर्मल कंडीशन मतलब सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, और उस टाइम पे अगर वो हीट एब्जॉर्ब करे तो वो हीट का क्या करेगा? टेम्परेचर तो उसको कांस्टेंट रखना है बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो उस हीट को वो क्या करेगा? वो यूज कर लेगा किस चीज में? वर्क करने के लिए। तो जब भी आप आइसोथर्मल कंडीशन में किसी सिस्टम को हीट दोगे तो वो सिस्टम उस हीट को एब्जॉर्ब करके उसके थ्रू कुछ ना कुछ वर्क करने लग जाएगा। मतलब वर्क क्या होगा? वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। मुझे कैसे पता कि वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम? क्योंकि अगेन वहां पे मैंने साइन चेक किया और डब्ल्यू का साइन नेगेटिव है। तो इस तरह से हम लोग ये दो मीनिंग बना सकते हैं कि आइसोथर्मल कंडीशन में या तो आप जो भी वर्क करोगे वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और या तो जो भी आप हीट एब्जॉर्ब करोगे सिस्टम के लिए वो सब की सब हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क करने में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइसोथर्मल कंडीशन में फर्स्ट लॉ के ये दो फॉर्मूले निकले हमारे पास। नाउ नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें नो हीट एक्सचेंज इज अलाउड। अगर हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होगा तो ऑफकोर्स है कि क्यू क्या होगा? इसका जीरो होगा। अब अगर मैं क्यू इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो पुट कर देता हूँ तो फाइनल फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है कि अगर सिस्टम एडियाबैटिक प्रोसेस करे और उस केस में अगर मैं उस सिस्टम पे कोई वर्क करूं, मैं वर्क क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पॉजिटिव है। अगर डब्ल्यू पॉजिटिव होता है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में किसी भी सिस्टम पे काम किया जाए तो वो पूरा का पूरा वर्क सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। मुझे कैसे पता चला कि
इंटरनल एनर्जी इंक्रीज ही होती है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव है, और डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव तभी हो सकता है व्हेन U2 इज ग्रेटर देन U1। और अगर U2 इज ग्रेटर देन U1 है, इसका मतलब एनर्जी U1 से जब U2 गई तो वो बढ़ गई है, राइट। आप इसी को रिवर्स वे में भी चेक कर सकते हो, अगर U1 से U2 जाते टाइम एनर्जी बढ़ गई है तभी ये लाइन ट्रू होगी, और अगर ये लाइन ट्रू होगी तभी डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा यू के पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि दैट इंटरनल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड। तो क्या सीखा हमने कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में आप सिस्टम पे काम करोगे तो आपका पूरा का पूरा काम कहाँ यूटिलाइज हो जाएगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला हम लोग चेक करेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस में, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गई है वो लाइन, आप उसको इग्नोर कर देना, पीडीएफ में वो क्लियर मिलेगी आपको। नाउ वी ऑल नो दैट कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वी क्या होता है, कांस्टेंट। अगर वी कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या आएगा, जीरो। अब फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो पहला सवाल तो दिमाग में ये आएगा कि इस पूरे फॉर्मूले में तो कहीं वी है ही नहीं। जब वी इन्वॉल्व ही नहीं है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। पर अगर हम लोगों को याद हो कि डब्ल्यू को हम लोग कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या डेल्टा वी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं डब्ल्यू का ये वाला मीनिंग यहाँ पे पुट कर दूं तो फॉर्मूले में डेल्टा वी आ जाएगा। और आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी क्या है, जीरो। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वो ये पूरे डब्ल्यू वाले पार्ट को जीरो कर देगा, और हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा, क्यू। अब इसकी मीनिंग क्या बनेगी, इसकी मीनिंग ये बनेगी कि अगर कोई भी प्रोसेस आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आप जितना भी सिस्टम में हीट देंगे, मुझे कैसे पता कि हीट देंगे, क्योंकि यहाँ पे Q का साइन पॉजिटिव है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम में जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी वो सारी की सारी हीट कहाँ पे यूटिलाइज होगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। अगेन मैंने सेम लॉजिक यूज किया है कि यहाँ पे भी डेल्टा यू पॉजिटिव है, अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स U2 ग्रेटर देन U1 रहा होगा, और अगर U2 ग्रेटर देन U1 है तो U1 से U2 जाते टाइम U बढ़ गया होगा। इन शॉर्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होगी आइसोकोरिक प्रोसेस में। कब, जब आप उसको हीट दो। तो ये हमने तीन फॉर्मूले चेक कर लिए और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्यू मोर प्रोसेसेस। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चेक करेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए। आइसोबेरिक प्रोसेस में P इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। हमारा जो फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है उसमें P हमको कहीं नहीं दिख रहा है, पर आइसोकोरिक में हमने सीख लिया है कि अगर मैं W की जगह पे उसका ये वाला फॉर्म पुट कर दूं तो हमको वहां पे P मिल जाएगा। पर यहाँ पे कोई चेंज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमारा जो W वाला फॉर्मूला है उसमें P ऑलरेडी कांस्टेंट ही था, और आइसोबेरिक में भी प्रेशर कांस्टेंट ही होता है। तो इसीलिए आइसोबेरिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले में कोई खास चेंज नहीं आता, बस उसका ये साइन बदल जाता है। क्योंकि W वाले फॉर्मूले में माइनस था, अगर आप वो माइनस यहाँ पे पुट कर दोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब यहाँ से मैंने क्यू को यहीं रखा है, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी को उस साइड ट्रांसफर कर दिया है। अगर आप चाहो तो इसकी मीनिंग बना सकते हो कि जितना भी हीट एब्जॉर्ब होगा वो पूरा का पूरा हीट एब्जॉर्ब थोड़ा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगा और थोड़ा सिस्टम पे काम करने में यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। सो ऑफ कोर्स वर्क डन विल बी ऑन द सिस्टम। तो आप ये मीनिंग चाहो तो बना सकते हो, हालांकि इतना कोई पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में। अब ये जो चार प्रोसेस में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला चेक किया, ये चारों का मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्री डायग्राम बना दिया है। आप ये ट्री डायग्राम में चारों प्रोसेस को एक साथ में देख सकते हो। डन। तो आप यहां से एक बार उसको रिवाइज कर लो, दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन वेरियस प्रोसेस क्या रिजल्ट देता है। आइसोथर्मल में T कांस्टेंट था तो डेल्टा U जीरो हो गया, क्योंकि T और डेल्टा U एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। तो दैट्स व्हाई डेल्टा U जीरो हो गया। डेल्टा U के जीरो होने से Q इक्वल्स टू माइनस W या W इक्वल्स टू माइनस Q होगा। दोनों का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q जीरो होता है तो ऑफकोर्स Q जीरो होने से सिर्फ डेल्टा U इक्वल्स टू W बचेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में V कांस्टेंट होता है तो पहले हमने फॉर्मूले में V लाया और फिर हमने चेक किया V कैसे लाया, हमने W की ये वाली मीनिंग पुट करके। और V कांस्टेंट होता है तो डेल्टा V जीरो होगा। जब मैंने डेल्टा V जीरो लिखा तो डेल्टा U इज इक्वल टू सिर्फ Q बचा। लास्ट वन वॉज आइसोबेरिक प्रोसेस। अभी अभी मैंने बताया कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी पुट कर भी दो तो भी तो उसमें P कांस्टेंट ही होता है और आइसोबेरिक में भी P कांस्टेंट ही होता है, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन वेरियस प्रोसेस, जो हमने चार प्रोसेस पढ़े उसमें।